तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं। एक एग्ज़ाम है DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है जी, DSSB है। इसमें जो जॉब लगती है वो दिल्ली के अंदर जॉब लगती है। इसके अभी हाल ही में फॉर्म आए हैं जो 3-4 लेवल पर हैं। तो इसके अंदर एक जुडिशियल करके जॉब है जिसमें टाइपिंग मांगी गई है, और स्टेनोग्राफर की जॉब है जो कि बहुत अच्छे पे स्केल पर है। लगभग 47,000 से लेके 1,45,000 का इसका पे ग्रेड है। मतलब आपकी शुरुआत 47,000 के आसपास से होगी और आप 1,45,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा है। अभी ये सेवन्थ पे ग्रेड पर है और अभी आठवां पे ग्रेड जब लग जाएगा तो ये सैलरी आपकी और बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB में आने वाले कुछ क्वेश्चनों की। ये हमारी सीरीज चलेगी अब DSSB को लेकर, प्लस हमारे करंट इवेंट में जो जो मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप एक तरीके से मान सकते हैं, इसमें हम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, जिसमें हम जीके बहुत ही सारे लेवल पर पढ़ेंगे, जिसमें हम अपनी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में करेंगे। ये वीडियो लगभग 1 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है या 3 घंटे की हो सकती है। इस क्लास में हम डेली मैथ करेंगे, डेली इंग्लिश करेंगे, डेली जीके करेंगे। रीजनिंग के जो टॉपिक हैं जैसे घड़ी, पासे और आपके जो ब्लड रिलेशन हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम कभी कभी बीच बीच में कवर करेंगे, जिसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और उन नोट्स को आपको बिल्कुल सामने लगाना पड़ेगा जहां आप सोकर उठते हैं या जहाँ पर भी आप लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं वहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम मैथ करते हैं। मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके नंबर सिस्टम से। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डिजिट वाले क्वेश्चन। 1 मिनट, मैं अपना थोड़ा सा
इंक रिफिल कर लेता हूँ अगर मुझे इंक रिफिल करने वाला तो मिल नहीं रहा, बट चलो कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए तो कुछ क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, ये इसमें एक डिजिट है, इसमें एक डिजिट है, इसमें एक डिजिट है, इसमें एक डिजिट है, इसमें एक डिजिट है। 10, 1 2, इसमें 2 डिजिट है, 1 2, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। वहीं हम बात करते हैं 98 में कितनी डिजिट है? 2 डिजिट हैं, ये वाली ये वाली। 100 में कितनी डिजिट हैं? 1 2 3, कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। 101 में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। 104 में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। और 999 में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, 1 2 3। ठीक है। आपको ये वीडियो देखनी है 1.5x पर, जिससे आप इस वीडियो को आसानी से समझेंगे। और जो बच्चे सीरियसली ही इस तैयारी को करना चाहते हैं, डीएसएसबी में अपने को सेलेक्ट होना देखना चाहते हैं, अब मेरे को वो दिख गई इंक, मैं उठा लेता हूँ उसे और फिर रिफिल कर लेता हूँ। बट बड़ी दिक्कत है यार इसमें। इसे हम पहले एक हमारी दोस्त थी, वो हमारी बहन जैसी थी, तो वो क्या करती थी, वो बस इस पर वो करती थी। बट वो ये बिखर जाता है, पता नहीं वो कैसे करती थी। हाँ जी, तो यहाँ पर बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि मैं एक बेड पर बैठा हूँ और ये बोर्ड हमारे पास ही है। चलो कोई नहीं, रात के वैसे 2 बज रहे हैं अभी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम में कि भाई किस तरीके से ये कितने नंबर हैं, 1 से लेकर 9 तक नंबर है, लेकिन 1 से लेकर 9 तक के नंबर में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। 10 से लेके 99 तक कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। और 100 से लेके 999 तक कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। अब 999, 1000 से लेके 9999 तक कितने डिजिट है? 4 डिजिट हैं। तो डिजिट वाले क्वेश्चन, नंबर सिस्टम ही सारा खेल जो है
जो नंबर सिस्टम पर ही है, यानी कि डिजिट, नंबर, संख्याएं, इन सब पर ही ये सारा खेल चलता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं आगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बताइए मेरे को आप 1 से लेके 9 तक की, 1 से लेके जो 9 तक है यहाँ पर कितनी डिजिट आती हैं? तो मेरे सभी दोस्त बताइए कितनी डिजिट आती है यहाँ पर? 9 डिजिट आती हैं। 1 से लेके 9 तक नंबर में कितनी डिजिट आती हैं? 9 डिजिट आती हैं। भाई 10 से लेके 99 तक कितनी डिजिट आती हैं? बताओ, अब बताओ। देखो 9 तो यहाँ तक है और इस टाइम में कितनी डिजिट आती हैं? 2 डिजिट आती हैं। तो 90 से लेके 10 से लेके 99 तक कितनी डिजिट हो गई? भाई इन्हें जोड़, इन्हें घटा देते हैं ना, 9, और यहाँ पे कितनी आ गई? 90 डिजिट हो गई ना, 90 डिजिट हो गई। क्यों? क्योंकि 89 यहाँ तक डिजिट हो गई और एक ये, दो डिजिट होती हैं। 90 नंबर हैं, डिजिट कितनी है? 2 हैं। इन 9 दूनी 18 प्लस 9 डिजिट पुरानी, तो हमारी 189 कितनी आ गई? डिजिट आ गई। कितने से लेके कितने तक? 10 से लेके 99 तक कितनी डिजिट होती हैं? 189 डिजिट होती हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? आप एक बार इसे देख लो कैसे है। 1 से लेके 9 तक के 9 डिजिट, फिर 10 से लेके 99 तक सब में 2 डिजिट होती हैं। बट 99 से लेके 10 तक कितनी डिजिट हो गई? देखो 1 से लेके 100 तक डिजिट होती हैं। ठीक है, 100 तो 3, हमें सिर्फ 2 डिजिट वाली संख्या निकालनी है, तो ये तो हो गई 3 डिजिट वाली। और 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट वाली हो गई? 1 डिजिट वाली। तो यानी कि 9 यहाँ से हटा देते हैं, 1 ये हटा देते हैं, तो 9 प्लस 1 ये, तो कितनी होगी? 10। और बची कितनी संख्या? 10 में 100 में से 9 गई 90। 90 संख्या वो हैं जो कितनी हैं? 2 डिजिट वाली संख्या है। समझ में आया आप सभी को? हाँ जी, अगर आप सभी को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें। हाँ जी, अब हम बात करते हैं 100 से लेके 99 तक कितनी डिजिट आती हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट, 1 से लेके 100 तक 189 डिजिट, ठीक है। और अब हम बताएंगे 100 से लेके 999 तक कितनी डिजिट आनी चाहिए? बताइए। या और आसान कर देते हैं, ये लो, 1 से लेके 999 तक कितनी डिजिट आती हैं? क्वेश्चन आ गया भाई, 1 से लेके 999 तक कितनी डिजिट आती हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? हमको पता है, पहले हम 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट होती हैं, फिर 10 से लेके 99 तक 189 डिजिट होती हैं। वैसे तो 180 होती हैं, बट यहाँ पे हमने निकाल दिया 1 से 99 तक। अब हम निकाल लेते हैं 1 से 99 तक। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? 1 से लेके
99 तक कितनी डिजिट होती हैं? 189। अब हमें कहाँ से निकालनी है? 100 से लेके 99 तक डिजिट निकालनी है। तो इसमें कितनी डिजिट हो गई? मान लो 999 ये हो गई, एक ये हो गई, तो कितनी डिजिट हो गई ये? 1000 डिजिट हो गई। ऐसे ही होगी ना? एक 1000 कैसे हो जाएंगी यार ये? क्यों? 1000 डिजिट है, 99 डिजिट तो पहले चली गई हमारी, एक डिजिट ये रही, तो कितनी हो गई? 900। मानो ना, मान लो 1000 डिजिट हैं, ठीक है। 1000 डिजिट में तो ये तो 4 डिजिट वाली संख्या है, और जो 100 से पहले संख्या है, 100 से पहले जो 99, मतलब इससे 99, 98 और 97, ये जो डिजिट है ये तो 2 डिजिट वाली हैं, तो इन्हें हटा दिया मैंने, यानी कि यहाँ से कितनी, यहाँ से 99 हट गई और एक ये हट गई, ठीक है। तो 100 डिजिट तो हट गई, तो 900, और ये कितनी हो गई हमारी? एक ये हो गई और 999 ये, तो यानी कि 1000। जब 1000 में से 100 घटा दिया तो कितनी डिजिट आ गई मेरी? 900। और 900 डिजिट कौन सी निकली हैं जिनमें कितनी डिजिट होती हैं? 3 डिजिट होती है। 900 नंबर कैसे हैं जिनमें 3 डिजिट होती है? तो 9 तिया 2700 और प्लस 189 जो हमारी ये है, 9882। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप सभी को समझ में आया? देखो दोबारा से कर लेते हैं हम। भाई हमें निकालनी है 1 से लेकर 999 तक कितनी डिजिट होती हैं। 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होती हैं। 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट होती हैं। अब हम 999 से लेकर 999 तक की डिजिट निकाल रहे हैं। तो 100 ले ली हमने, और 999, और इनसे पहले की जो संख्या होती है 100 संख्या हमने 999 में से घटा दी, तो कितनी आ गई हमारी संख्या? 900 आ गई। 9 तिया 27 और पुरानी ये संख्या 189। आया आप सभी को समझ में? चलिए आगे करते हैं हम। हो सकता है ये हमारी जो क्लास है वो 2 घंटे के आसपास रहे। वो कहाँ ये रफ करने वाला? तो भाई हमें ये भी पता चल गया 1 से लेके 999 तक कितनी डिजिट होती हैं। टू 2879। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए 1 से लेके 8122 तक कितनी संख्या होंगी, कितनी डिजिट होंगी। 1 से लेके 8122 तक
हमारी कितनी डिजिट होंगी निकालिए। हमें पता है 1 से लेके 999 तक तो 289 होती हैं। अब हम 1000 से लेके 8122 तक जाएंगे। इसे घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम इन्हें जोड़ देंगे। डिजिट बतानी है हमें, डिजिट। ठीक है। तो कैसे है देखो भाई, मैं जानता हूं 1 से लेके 999 तक की जो डिजिट होती हैं 2889 होती हैं। ठीक है। और मेरे को निकालनी कितनी है? 8800 नहीं 8122 इतनी डिजिट निकालनी है भाई। 1 से लेके इतने के बीच में कितनी डिजिट होंगी? 1 से 99 तक की तो निकाल ली। अब मैं कितने से कितने तक की निकालूंगा? 1000 से लेके इनके बीच की मेरे को क्या निकालनी है? डिजिट प्राप्त करनी है। जब इनके बीच की डिजिट प्राप्त करनी है तो मैं एक बार इन्हें माइनस कर लेता हूँ। और माइनस करके क्या होगा? यहाँ से बस 1 माइनस हो जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 7122। ये हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 4 डिजिट की संख्या निकलेंगी यहाँ पे। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 एकम 4 7 चौक 28। ये आ गई हमारी संख्या। ये तो आई है बस इनके बीच की संख्या। ठीक है। और हमें पुरानी भी संख्या निकालनी पड़ेगी तो हम इसे भी जोड़ देंगे। 9882। 8 और 8 16 1 17। 8 और 8 16 1 17। 8 4 12 1 13। 8 और 2 10 और 1 11 और 1 ये 3। 31,377 डिजिट आएंगी हमारी। 1 से लेके 8122 के बीच की जो डिजिट होंगी हमारी वो कितनी होंगी? इतनी होगी हमारी। ठीक है। यार गलत हो गया क्या? 1 डिजिट कम हो रही है हमारी। गलत हो गया। पता है क्या गलत हो गया? इसमें से ये संख्या घटा दी तो हमारा ये निकल ही आया। बट हमें संख्या क्या करनी पड़ेगी? एक संख्या एक्स्ट्रा लेके चलनी पड़ेगी क्योंकि हमें ये भी तो जोड़नी पड़ेगी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा? आप सभी समझे? देखो नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। देखो भाई, मेरे को 10 से लेके 19 तक की जो डिजिट हैं इनके बीच में कितनी संख्या है? तो मैं क्या करूँगा? इसमें से ये घटा दूंगा। 9 आ गया हमारा। ठीक है। ऐसे मैंने क्या करा? इसमें से ये घटा दिया। ये घटाने के बाद मेरा तो मेरी यही डिजिट गई है। बट मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये भी लेनी पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे 4 डिजिट काउंट कर रहे हैं। 4 डिजिट अगर यहाँ पे 99 होता, 3 बार 9 होता तो मैं इसे नहीं, तो मैं यही डिजिट ले लेता। इस वाले को मैं मेरी आगे काउंट हो जाती ये संख्या।
लेकिन अब जो मैंने संख्या ली है वो इसे भी काउंट करना पड़ेगा। तो प्लस यहाँ पे कितना होगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 9, 4 एकम 4, 7 चौक 28, 11, हासिल लगा 1, 18, हासिल लगा 1, 13, हासिल लगा 1, 11। ये आ गई हमारी डिजिट। अब ठीक है हमारा। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें इस तरीके का निकालना हो तो हम एक डिजिट एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके चलेंगे। यही है हमारा, देख लो आप, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे रफ कर देता हूँ यार, रफ करने वाला बार बार खो रहा है। ये तो अपना देसी जुगाड़ करना पड़ेगा क्या। देखिए, अब जो हमें डिजिट निकालनी है वो कितनी डिजिट निकालनी है। क्वेश्चन है हमारा 1 से लेके 999 तक की कितने डिजिट होती हैं। अब थोड़ा सा बड़ा चलती हैं भाई। मेरे को पता है 1 से लेके 99 तक की डिजिट कितनी है, 289। 1000 से लेके 99 के बीच में कितनी डिजिट आएंगी। हमेशा एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे हम अपना, पिछली वाली क्लास में पढ़ा था हमने। बस यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा एक माइनस हो जाएगा, 9 9 9 8 प्लस 1 मेरे को एक्स्ट्रा लेके चलना है, तो कितना आ गया मेरा 9। 8999 है तो कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा पूरा। ठीक है। और डिजिट कितनी चल रही है यहाँ पे हमारी, 4 डिजिट चल रही है। तो 9 चौक 36, 9 एकम 9, 18, 9 27, 9 चौक 36। अब 36 में हम पुरानी संख्या ऐड कर देंगे, 36 1 2 3 9 8 9 8, ये संख्या आएगी हमारी। आया आप सभी को समझ में। देखो, 1 से लेके 9999 तक की हमें डिजिट निकालनी थी। हम जानते हैं 1 से लेके 999 तक की डिजिट जो होती हैं वो होती हैं 2879। तो मैंने क्या करा, इससे आगे की संख्या ली मैंने 1000, यानी कि 999 के बाद क्या आता है 1000, और फिर मैंने यहाँ तक की डिजिट ली 9999।
इनके बीच में मैंने माइनस करा तो ये आ गई, और हमेशा एक डिजिट एक्स्ट्रा लेके चलते हैं तो 9000 आ गई। 9 को 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि इन यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो सारी संख्या होंगी वो 4 डिजिट वाली होंगी। तो मैंने 9 चौक 36 कर दिया, प्लस पुरानी संख्या मैंने ये जोड़ दी, तो हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ये चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आ रही है ना, तो बेटा क्या बोलूँ भाई, आपको फिर ना मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी मतलब आपका जो, आपको फिर 6th अगर आपको इजी लगे तो 6th वैसे इजी नहीं लगेगी अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो 6th 7th 8th 9th 10th इन क्लास के बच्चों को आप पढ़ाना स्टार्ट करो। आप इन्हें पढ़ाओगे आपको ऑटोमेटिकली ही मज़ा आएगा। मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन कैसे आती हैं। कोई संख्या दी जाएगी आपको और फिर वो किसी सीरीज में होगी, फिर आपसे पूछा जाएगा भाई लास्ट की 3 डिजिट बताइए, और उस पूरी संख्या में कितने डिजिट हैं, 49 डिजिट हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रही है ये 49 डिजिट तक, यानी कि 1 2 3 4 फिर 10, देखो 8 6 7 8 9 10 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 ऐसे करते करते ये 49 तक जा रही है। तो हमें लास्ट की 3 डिजिट बतानी है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन क्या आ गया, मज़ेदार आ गया। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो देखो जो 1 से लेके 9 तक की जो डिजिट होती हैं उसमें 9 डिजिट आती हैं, और जो फिर 10 से लेके 99 तक की जो डिजिट आती हैं 189 डिजिट होती हैं। तो जो 49 है ना 9 से बड़ा है और 189 से छोटा है, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा 49। 49 जो डिजिट है, तो हमने क्या करा, 9 डिजिट तो ये हो गई, तो 49 में से जब मैंने 9 माइनस कर दिया तो कितनी डिजिट आ गई, 40। और मेरे को पता है 40 यानी कि 9 ये तो एक एक डिजिट वाली हैं, और जो अब जो ये वाली जो डिजिट हैं, ये वाला तो सॉल्व कर दिया हमने, ये वाली जो डिजिट हैं ये 2 डिजिट वाली हैं, 2 से मैंने इसे भाग कर दिया 20, प्लस ये वाला 9, तो यानी कि 29। अब 29 क्या है, लास्ट डिजिट है, तो मैं क्या करूँगा 27 28 29, मेरे को लास्ट 3 डिजिट बतानी है, तो 8 to 9 क्या है, लास्ट की 3 डिजिट है। आया आपको समझ में। चलिए यही क्वेश्चन है, 3 डिजिट ही बतानी है। डिजिट कहाँ तक जा रही है, 54 तक, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 54 डिजिट तक जा रही हैं। तो हमें लास्ट की 3 डिजिट बता दो। क्या कर लेंगे हम, कर लेंगे हम। 1 से लेके 9 तक की 9 डिजिट, 10 से लेके 99 तक की 189 डिजिट, इन दोनों के बीच में होगी 54, ठीक है।
तो 9 डिजिट तो हो गई हमारी, तो 9 में इसमें से घटा देता हूँ, तो कितना आ गया हमारा 45। 45 को 2 से भाग कर देता हूँ, कितना आ गया हमारा, यानी कि 22 नंबर आ गए प्लस 1 डिजिट आ गई हमारी। हो गया ना। तो क्या करेंगे इसके बाद हम, देखो अब हम इसमें 9 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया हमारा ये 31, और प्लस 1 डिजिट हमारी बच रही है। तो क्या करूँगा मैं, 30, 31 और 1 डिजिट लेनी है मैं, पूरा 32 नहीं लेंगे, बस 1 डिजिट। तो 313 क्या है हमारा आंसर है। आया आप सभी को समझ में। यार मैं सोच रहा हूँ मैं एक ही उसमें पूरी वीडियो डालूं या अलग अलग करके। चलिए बताइए। एक 101 डिजिट, और लास्ट बतानी है आपको। डर गया, मेरे को लगा चूहा आ गया। 8 डिजिट। चलिए करते हैं हम भाई। 1 से लेके 9 तक जो नंबर होते हैं उसमें 9 डिजिट होती हैं। फिर 10 से लेके जो 99 तक डिजिट होती हैं वो 189 होती हैं। तो 101 डिजिट निकालनी है, यानी कि इन दोनों के ही बीच में आएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, 101 में से पहले -9 कर देते हैं, तो कितना आ गया हमारा, 1 गए फिर 8 घटा देते हैं, यानी कि 92। अब 92 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भाई, 1 डिजिट वाली तो सॉल्व कर दी, अब 2 डिजिट वाली सॉल्व करनी है। 2 डिजिट कहाँ आती हैं, देखो ये भी दो डिजिट, 1 2 1 2। अब हम इनके बीच की बात कर रहे हैं, 11 12 13 14। तो ये सारी संख्या कैसी हैं, 2 डिजिट वाली हैं, तो इसलिए हम इसे 2 से भाग कर रहे हैं। कितना आ गया हमारा, यहाँ से 8 पे जाएगा 4, 1 पे जाएगा 6, प्लस हमने 9, ये वाली संख्या भी हमें पता है भाई 9 डिजिट तो हमारी पहले हमने छोड़ दी, तो 9 डिजिट हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ गया हमारा, 4 इसे दे दिया तो 55 आ गया। तो हमें 8 डिजिट बतानी है। तो मान लीजिए 51 52 53 54 55, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया हमारा आंसर। सही है। ऐसा करके निकाल लोगे आप। क्या हम थोड़े से और बड़े क्वेश्चन ले लें? चलिए तो हम थोड़े से और बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। अब बताइए, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट 1 2 3 से लेके 80 फाइंड लास्ट 2 डिजिट। करें भाई, मैं जानता हूँ 9 डिजिट तो ये रहेंगी हमारी, फिर 10 से लेके 99 तक में कितनी डिजिट आती हैं, नंबर में कितनी डिजिट आती हैं, 189 डिजिट।
ठीक है, ठीक है, देखो फिर। आकाश जी, आ रहा है आपको समझ में? हाँ तो भाई यहाँ से ये 9 डिजिट तो ये आ गई, यहाँ से इन्हीं के बीच में संख्या होगी 189। तो क्या करना है इसके बाद? याद करो, याद करो। 87 में से हम क्या करेंगे, इस 9 डिजिट को घटा देंगे, इस वाली 9 डिजिट को घटा देंगे, यानी कि 7 गया, 7 8 9, 2 और घटा देते हैं, 7 गया, 80 पे आ गई, 80 पे से 2 घटा दिए तो 78 आ गया। अब हमें पता है 2 डिजिट वाली संख्या होती हैं ये, तो भाग करना पड़ेगा भाई, भाग करना पड़ेगा। 3 9, लास्ट की 2 डिजिट पता नहीं है हमें, तो लास्ट की 2 डिजिट तो 39 ही होगी। हो गया ना? ना जी ना, अभी तो हमने ये भी तो, ये वाला 9 भी तो जोड़ना है इसमें, तो जोड़ो इस वाले 9 को, 48, 48 होगी हमारी फाइनल आंसर। ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ते पढ़ते बोर होते जाएंगे, वैसे वैसे ही हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट अपने चेंज करते रहेंगे। पानी पीते रहेंगे हम साथ के साथ, आप भी पीजिए। जितना पानी पिएंगे हम, उतना क्या होगा, माइंड खुलता है। करें? दो सौ 17 तक ये डिजिट जारी है और हमें लास्ट की 3 डिजिट बतानी है। ये बताइए कैसे होगा? अब आएगा मजा। बताइए बताइए बताइए। चलिए करते हैं। आप चाहो तो पॉज कर सकते हो वीडियो को और आप कर सकते हैं। भाई मैं जानता हूँ 1 से लेके जो 9 तक के नंबर होते हैं, इसमें जो डिजिट आती हैं 9 डिजिट आती हैं। 10 से लेके 1 से लेके जो 99 तक नंबर होते हैं, इसमें 189 डिजिट आती हैं। तो भाई देखिए 189 और ये कितना है 217, यानी कि इनके बीच में तो आएगा नहीं। तो मैं ये भी जानता हूँ 1 से लेके 999 तक के जो नंबर होते हैं, उसमें जो डिजिट आती है वो कितनी आती है
2889, 2889। तो जो नंबर होगा हमारा वो हम इनके बीच में होगा। तो अब हम इस वाले को नहीं लेंगे, हम किसे लेंगे, इनको लेंगे। तो यहां से जो नंबर है देखो 189 तो रहेगा। तो यहां से कितना नंबर लेंगे यार, क्या हो गया, तो 189 से कितना बड़ा है, पहले हम 217 को 189 में से घटा देते हैं। कितना आ गया हमारा, 17, यानी कि 8 या 10, 28 डिजिट आ गई हमारी। और हम जानते हैं भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 999 हो गया, और ये आ गई, इससे बड़ी डिजिट है। ऐसे ही होगा ना ये। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन। 28 डिजिट आ गई। अब 28 डिजिट को किस में ऐड कर दूंगा मैं, अट्ठाईस डिजिट आ गई ना, 3 संख्या वाली आ गई, 3 डिजिट वाली है ये, ठीक है। 3 निम 27 नंबर प्लस 1 डिजिट हमारी यहाँ भी बची। तो ये किस में जोड़ दूंगा मैं, ये जोड़ दूंगा मैं 189 में। अब 189 में 99 में तो जुड़ेगी, ये तो डिजिट है, हाँ जी। तो 999 में कितनी जोड़ दूंगा संख्या, यहाँ कर देता हूँ 999, वो 99 में मैं 9 डिजिट 9 नंबर जोड़ दूंगा प्लस 1 डिजिट। तो ये कितना आ गया हमारा 108। तो क्या कर सकता हूँ, 106, 107, 108, 109। तो सिर्फ एक डिजिट लेनी है हमें, तो इन दोनों को काट दूंगा और लास्ट में 3 डिजिट बतानी है, 081, 081। ये हमारी लास्ट की 3 डिजिट आ गई, सही है। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं मैथ की क्लास में। इसके बाद हम थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हैं। देखो जो हम जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमारा टारगेट है DSSSB। तो इसमें इंग्लिश भी आएगी, इसमें आपकी और क्या क्या आएंगे सब्जेक्ट, देखिए आज हम पढ़ेंगे, वैसे मैं आज आपको इसमें से लूसेंट में से पढ़ा देता हूँ, बट
मेरा जो दिल है वो है अंकित भाटी सर की एक वो है बुक, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। तो उस बुक को मैं ख़रीद के लाऊंगा और वो बुक पढ़ेंगे हम। पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें से हम। देखिए, भारतीय संविधान, हम पॉलिटी पढ़ेंगे। क्यों पॉलिटी पढ़ेंगे? जो दिल्ली में जो जॉब निकल रही है वो जुडिशरी जॉब निकल रही है। जुडिशरी में ज़्यादा जॉब है, तो जुडिशरी में ज़्यादा जॉब है तो उसमें पॉलिटिकल का सेक्शन, सिंपल सी बात है भाई, पॉलिटी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। हमारे संविधान से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है, हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी में से क्या क्वेश्चन आएंगे? ज्योग्राफी में से थोड़ा सा पार्ट कम आएगा और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। और आपका हो सकता है कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ सकता है एक आध, और साइंस टेक से भी थोड़ा सा पोर्शन कम रहेगा। बट हिस्ट्री अच्छी खासी रहेगी, करंट अच्छी खासी रहेगी, और आपकी जो पॉलिटी है ये अच्छी खासी रहेगी। तो हम इसमें बात करते हैं। मेरे पास जो बुक है मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। ये है सामान्य ज्ञान, ठीक है। आप सभी को याद करनी है ये, और मैं इसी वीडियो में ही आपको याद कराऊंगा। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बट जितना पढ़ाऊंगा याद करने वाला पढ़ाऊंगा। तो देखिए, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। संक्षिप्त इतिहास क्या है? 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बने। वे निम्न हैं। देखो, 1757 और 1764, यहाँ पे हुआ था प्लासी, यहाँ पे हुआ था बक्सर। तो बात करते हैं हम 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का। मैं आपको रटवाऊंगा। देखो, जिसको देखना है देखना, जिसको नहीं देखना नहीं देखना, बट मैं चीज़ों को रटवाऊंगा जिससे हमारा एक्चुअल ही फ़ायदा होता है। रटना रिवीजन करना, रटना रिवीजन करना दोनों एक चीज़ है। बस रटने में क्या करते हैं लोग बाग, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 9th 10th और कभी कभी जो बिगिनर होते हैं, जो हर चीज़ में जो बिगिनर होते हैं, वो क्या करते हैं, रटने का मतलब चीज़ों को समझते नहीं है, वो बस याद करते हैं। और जो एडवांस में आ जाते हैं, उनका रटने का मतलब क्या है? चीज़ों को रिवीजन करना, इतना रिवीजन करना, इतना रिवीजन करना कि लोगों को लगे कि ये रट रहे हैं। तो हम ऐसे ही याद करेंगे। तो 1757 का जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध था। 1764 में कौन सा युद्ध था? वो बक्सर का युद्ध था। इन दोनों युद्धों के हारने के बाद अंग्रेजों ने भारत को संभालने के लिए कुछ नए नए नियम कानून लाए, यानी कि हमें किस तरीके से शासन करना चाहिए, हमारे ऊपर किस तरीके से शासन करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने क्या करा? नए नए नियम बनाए। देखो, सबसे पहला जो नियम था वो था 1773 का। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। देखिए, इसमें क्या करा गया? जो ये पहला 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें कुछ
रूल्स बने और कुछ नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग पावर दी गई। यानी कि इस 1773 का जो एक्ट था इसमें कुछ रूल्स बनाए गए थे और कुछ कंट्रोलिंग पावर दी गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन को संसदीय नियंत्रण। कंपनी को किससे कर दिया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसे संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा इस पर शासन करने की रूपरेखा बनाई गई। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा क्या हुआ? जो सरकार थी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस राजनीतिक पॉलिटिकल यानी कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या करा? अलग अलग भागों में बांट दिया और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी कि सेंट्रल में जो प्रशासन रहेगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव की नींव रखी गई थी यहाँ पर। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं हम। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके द्वारा बने इसके द्वारा फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। भाई 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 का बक्सर के युद्ध के हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाए और इसमें यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? ये रूल्स बनाए गए और कंट्रोलिंग पावर आई गई इसके द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ये क्या था? PASL पॉलिटिकल है शायद, ये नहीं पॉलिटिकल तो यहाँ पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियमित नियंत्रण दिशा करने के लिए पहला संसदीय नियंत्रण पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय नियंत्रण यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसदीय नियंत्रण प्रणाली भी स्थापित करी यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्लस पॉलिटिकल वर्क यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरीके से सरकार चलेगी ये काम अलग संभाले और पॉलिटिकल वर्क कैसा? मतलब किस तरीके से भाई हमारे जो हम नेता हो गए, पंचायत हो गई, इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, गांव शहर को किस तरीके से हैंडल करना है, ये सब पॉलिटिकल वर्क आ गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। यानी कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कोलकाता
कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित हुई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसमें क्या कारण बने, 4 लोग थे जो गवर्नर जनरल के अंडर में काम करते थे और ये अपना काम करते थे। कोलकाता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल के द्वारा 4 लोग यानी कि 4 लोग मिलकर कोलकाता को हैंडल करते थे। 4 लोग मिलकर क्या करते थे, कोलकाता को हैंडल करते थे। तो भाई 1757 और 1764, 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध हारने के बाद ब्रिटिश सरकार ने यानी कि इन्हें लगा भाई ये विद्रोह कर रहे हैं, तो इन विद्रोह को रोकने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। और रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके अंदर रूल्स और कंट्रोल पावर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसदीय शासन की स्थापना की और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और पॉलिटिकल वर्क को अलग कर दिया गया। 1773 एक्ट के तहत ही भारत में फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने और कोलकाता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल ने 4 लोगों को नियुक्त करा। नेक्स्ट काम क्या है इसका, नेक्स्ट है इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1764 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थी। अन्य 3 चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट थे। देखो इसमें क्या करा, 1764 में ही एक किसकी स्थापना करी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसके फर्स्ट जज कौन थे, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। सर 1774 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके फर्स्ट जज कौन थे, सर एलिजा इम्पे। 1774 में इसकी स्थापना हुई। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 1757 और 1764 बक्सर के युद्ध के हारने के बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना जिसमें हमने रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर हासिल करी। मतलब सरकार ने कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर स्थापित करी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसदीय शासन प्रणाली को स्थापित करा। संसद को कंट्रोल करने की पद्धति बनाई और एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस पॉलिटिकल वर्क को अलग कर दिया गया। इनकी स्थापना हुई। फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने। कोलकाता प्रेसिडेंसी में 4 लोग बने जो गवर्नर जनरल के नीचे हुआ करते थे। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसके फर्स्ट जज बने थे हमारे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे क्या बने थे, हमारे फर्स्ट जज बने थे सर एलिजा इम्पे। और क्या करा इन्होंने हमारे, इसके तहत कंपनी ने कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने प्रतिबंध कर दिया गया। और क्या करा इसके द्वारा, निजी उपहार प्लस रिश्वत बैन कर दी। निजी उपहार प्लस रिश्वत क्या कर दी, बैन कर दी। 1773 के तहत क्या करा, निजी उपहार प्लस रिश्वत क्या कर दी, बैन कर दी।
और क्या करा इसके तहत, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नगरीय और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अच्छा जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके तहत क्या करा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना जिसमें सेना, सिटीजन प्लस राजस्व की जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होगी। तो भाई ये था इसमें, देखो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्ध होने के बाद सरकार को ऐसा लगा कि हमें भारत में नियंत्रण करने के लिए कुछ नए कानून लाने की आवश्यकता है। तो इस कड़ी में पहला कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके अंदर रूल्स बनाए गए और प्लस कंट्रोलिंग पावर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल, इन्होंने अपने आप पॉलिटिकल दोनों चीज़ों पर नियंत्रण स्थापित करा। और भारत में फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए गए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कोलकाता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल के नीचे 4 लोगों को नियुक्त करा गया और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। भारत के पहले फर्स्ट जज बने सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे हमारे क्या बने, फर्स्ट जज बने थे। और 1773 के तहत ही निजी उपहार और रिश्वत को बैन कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत सेना, सिटीजन और राजस्व की जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 1784 का पीस्ट इंडिया एक्ट। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट क्या है? यार कहाँ रख देता हूँ मैं बार बार। देख ले, एक और रिवाइज कर लेते हैं। तो भाई 1757 का जो प्लासी का युद्ध था वो हार गए थे हम। 1764 का जो बक्सर का युद्ध था वो भी हार गए थे हम। ये दोनों युद्ध हुए क्यों भारत में? तो अंग्रेज़ों ने ऐसा सोचा, अभी ये युद्ध हुए हैं, इसके बाद और भी युद्ध हो सकते हैं, तो इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और इसमें रूल्स बनाए गए प्लस कंट्रोलिंग पावर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद को कंट्रोल करने की पावर हासिल कर ली और एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस पॉलिटिकल वर्क पर अपनी पकड़ बनाई। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने। कोलकाता प्रेसिडेंसी में 4 लोग गवर्नर जनरल के नीचे नियुक्त हुए जो कि कार्य को संभालते थे। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, पहले सुप्रीम कोर्ट की, जिसके फर्स्ट जज थे सर एलिजा इम्पे। निजी उपहार प्लस रिश्वत को बैन कर दिया गया 1773 के तहत। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा सेना प्लस सिटीजन प्लस राजस्व की जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होगी। तो यही था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, और फिर है 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, कोलकाता की जो सरकार है यानी कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया। ये क्या करेगी, बंगाल, उड़ीसा प्लस बिहार, तो 1784 का जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत इन्हें लगा कि भाई कुछ कमियां रह गई हैं हमारे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो उन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने इसमें बदलाव करे और वेस्ट बंगाल को इन्होंने पावर दी कि ये बंगाल यानी कि बांग्लादेश और उड़ीसा और बिहार को भी नियंत्रण करेंगे। यहाँ से नियंत्रण यहाँ पर भी होगा। फिर इसके बाद सॉरी, ये 1781 का है। 1784 का तो अब आएगा। 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारियों के मामले में के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक। इसमें क्या हुआ, दोहरे शासन। एक में क्या बना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो किसे रूल करेगा, व्यापार को। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामले देखेगा। तो 1784 के 1771 में हुआ था, जिसमें वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और रिश्वत को बंद करा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जानकारी ली। ठीक है, तो 1773, देखो थोड़ा सा बोरिंग रहेगी क्लास, पर धीरे धीरे कोशिश करेंगे इसमें थोड़ा सा फन मोमेंट भी ऐड करें। बट तैयारी सिलेक्शन लेना है हम सभी को, तो इसके लिए हमें कोई भी ढील नहीं चाहिए। तो 1773 का जो एक्ट था, इसमें क्या करा हमने, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग अध्यक्ष थे। वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। रिश्वत लेने की प्रथा और उपहार लेने को बंद करा गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जानकारी प्राप्त करी राजस्व, सेना और प्यूपल, इनकी जानकारी लेना हासिल करा। 1781 में वेस्ट बंगाल को पावर दी गई
कि वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार को भी नियंत्रित करेगा। 1784 में दोहरे शासन आया, जिसमें क्या करा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापार की दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक पावर दी गई। और 1793 में चार्टर्ड अधिनियम आया। इसे बोलते हैं हम पिट्स। ये आया हमारा चार्टर एक्ट। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई। वाओ। सत्रह सौ तिरानवे का जो चार्टर्ड एक्ट अधिनियम आया, इसमें जो कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी वो कहाँ से दी जाएगी। पहले जो अंग्रेज होते थे, इनकी सैलरी ब्रिटेन से दी जाती थी, लेकिन अब क्या करा, भारतीय राजस्व से इनकी सैलरी दी जाएगी। अब कहाँ से दी जाएगी इनकी सैलरी, भारतीय राजस्व से इनकी सैलरी दी जाएगी। देखिए 1793 में ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधीन पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया और 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 में अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। वाओ। अठारह सौ 13 का जो चार्टर्ड अधिनियम है, इसमें क्या कह रहा है, इस अधिनियम को, यानी कि इसमें क्या करा, टाइम को एक्सटेंड करा गया 20 वर्ष। किसमें, कंपनी के अधीन पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी कि कंपनी का जो टाइम पीरियड है वो 20 वर्ष बढ़ा दिया, प्लस कंपनी के साथ भारत में व्यापार का एक अधिकार छीन लिया गया। कंपनी के भारत के साथ के एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे, यानी कि अब कंपनी के साथ क्या करा गया, कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी बल्कि चीन के साथ चाय वाय। अच्छा, यानी कि अब वो माल उगाएंगे, चाइना में भी बेचेंगे हमारा माल, चाइना से लेना। अब वो क्या करेंगे, चाइना से भी व्यापार करना स्टार्ट करेंगे। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ, यानी कि कुछ
यानी कि कुछ ब्रिटिश आदमी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं इंडिया में। अठारह सौ तेरह से पहले पादरियों को एंट्री नहीं थी। 1813 के बाद क्या कर दी गई, इन्हें एंट्री दे दी गई। ठीक है, तो हमने जीके में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बट जितना भी पढ़ा हमने बहुत बढ़िया पढ़ा है। तो आज हमने पढ़ा है 1773 का एक्ट, जिसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने नहीं करा था, मतलब ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई, रिश्वत को बंद करा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जानकारी देंगे, राजस्व की, सेना की और पीपल जनता की। 1781 का जो एक्ट था, इसने क्या करा, वेस्ट बंगाल की सरकार को पावर दी गई कि ये बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस बिहार में अपना शासन स्थापित कर सके। फिर 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट आया, जिसमें दोहरे शासन की व्यवस्था की गई, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापार को देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीति को देखेगा। 1793 का चार्टर्ड एक्ट आया, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी भारतीय राजस्व से देने की बात करी गई। 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया, जिसमें टाइम को एक्सटेंड करा गया, यानी कि कंपनी 20 साल और अब भारत के साथ व्यापार करेगी। एकाधिकार को छीन लिया गया और चाइना को दे दिया गया। ब्रिटिश मैन व्यापार कर सकते हैं यहाँ पे। और प्लस 1813 का जो एक्ट चार्टर्ड अधिनियम था, इससे पहले पादरी भारत में नहीं आते थे, लेकिन अब पादरी भारत में आने लगे। तो दोस्तों यही था हमारा आज का, थोड़ा सा इसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो बताइए 1784 में क्या था, 1784 में क्या था, 1784 में दोहरे शासन की व्यवस्था थी, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को अलग अलग कर दिया गया था। कंट्रोलर राजनीतिक पावर को देखेगा और डायरेक्टर व्यापार को देखेगा। और 1773 का देखो, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, अब हम इसे याद करेंगे। 1773 का जो एक्ट था, इसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे और इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सर एलिजाबेथ इम्पे हमारे पहले जज थे, और रिश्वत लेने की प्रथा को बैन करा गया था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जानकारी देनी पड़ेगी, भाई भारत में कितने लोग हैं, भारत कितना पैसा कमाया, भारत में कितनी सेना है। और बात करें हम 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था, 1813 का, देखो कौन कौन से आए हैं, पहले तो यही कर लेते हैं। 1773, 1781, 1784, 1793 और 1813। 1773, 1773 के बाद कितना है, 7 और 8, हाँ 1773, 1773 के बाद 1781, 1781 के बाद 1784, 1784 के बाद 1793, 1793 के बाद 1813, ये आए थे। करिए, इन्हें याद करिए। बस यही 2 क्लास रहेंगी आज की। पानी तो मम हो गया। बताइए 1773 का, आंखें बंद करिए। देखिए मैं बताता हूँ, अगर मेरे को याद हो गया तो आपको भी याद हो गया। ये मैं यहाँ जो मैं चीज़ें पढ़ूंगा, ये चीज़ें मैंने याद कर रखी हैं, पढ़ रखी हैं, बट रिवीजन करना है। दिन में जो मैं काम करता हूँ, डेली में चीज़ें पढ़ता हूँ, बट वो मैं यहाँ नहीं यहाँ मैं नया ही पढ़ाता हूँ।
जिससे क्या रहेगा, इससे मेरा भी रिवीजन रहेगा और प्लस प्लस मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करता रहूँगा। ये मेरा रिवीजन है। देखता हूँ मैं 1773 का जो एक्ट था, 1700 सबसे पहला एक्ट आया था 1773 का। 1773 के एक्ट के तहत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को, और इसमें रिश्वत लेने की प्रथा बंद कर दी गई थी। प्लस कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर स्थापित करा गया था, जिसने क्या करा था, राजस्व की जानकारी, सेना की जानकारी और जनता की जानकारी को हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजना पड़ेगा। 1773 का आया। 1773 के बाद हम 8 साल ऐड कर देते हैं 73 में, तो 73 में 1781, सॉरी मेरे को याद नहीं है। 1781 में क्या करा गया, हमने वेस्ट बंगाल की सरकार को हमने पावर दे दी गई, जो बंगाल को अपने पास रखेगा, बंगाल को और उड़ीसा को और बिहार को नियंत्रित करेगा। फिर 1773 में 7 जोड़े, 1781 में मैं कितने जोड़ता हूँ, 3 जोड़ता हूँ। 1781 में मैंने कितने जोड़े, 3 जोड़े। 1784 वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 1784 में क्या है, 1784 में दोहरे शासन। हाँ, 1784 में क्या करा, दोहरे शासन, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को हमने क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, व्यापार और राजनीतिक रूप से। फिर बात करते हैं 1773, यानी कि 1784 में 6, 3, 9 जोड़े। देखो पहले हमने 8 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 9 जोड़े। 8 3 9, 8 3 9, 8 3 9, 8 3 9, 8 3 9। हाँ जी, तो 1773 में क्या कराया, कर्मचारियों की सैलरी भारतीय राजस्व से देने की बात करी गई। कर्मचारियों की जो सैलरी थी वो कहाँ से देने की बात करी गई, भारतीय राजस्व से देने की बात करी गई। 1813 का जो चार्टर्ड अधिनियम है, 1813 यानी कि 73, 13 ये 7 ये 20 साल बाद गले में वो लगने लगी। तो कल करते हैं हम अपने आगे का। अब तो हमारे गले भी बोल रहा है कि भाई थोड़ा ज़्यादा बोल लिया। बाय बाय। तो दोस्तों, अगर आपको अपना DSSB में सिलेक्शन लेना है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप चलते हुए, गाड़ी में, ट्रैवलिंग के टाइम, आप अगर वर्किंग हो तो उस दौरान भी, तो कैसे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप इस वीडियो को सुनेंगे तब भी आपको चीज़ें याद होंगी, क्योंकि जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ वो भी मैं इसी तरीके से करा रहा हूँ कि आप बस वीडियो देखें भी ना, फिर भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय। अपना ध्यान रखें और अपने आप को बुलंद रखें, और कभी भी अपने आप को कमज़ोर न समझें। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। बाय बाय।